दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पुनः हमारे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। हम आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम पूर्व में कुछ अभिक्रिया संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख चुके हैं और इसी क्रम में अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण पर चलते हैं। आप देख रहे होंगे पहला उदाहरण जो हमने लिया है, इसमें जो आयरन है फेरस और एक दूसरा यौगिक है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में जो यौगिक है उसमें एक तत्व है कॉपर। जब फेरस और कॉपर सल्फेट की आपस में क्रिया होती है तो ध्यान दीजिए, आपने ध्यान दीजिएगा कि उत्पाद में हमको फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो रहा है। अभिकारक के रूप में क्या था? फेरस और कॉपर सल्फेट। परिभाषा क्या बोलती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यहाँ पर फेरस जो होता है, आयरन जो होता है, वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है और उसने क्या किया है कि कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दिया है और आप देख रहे होंगे हमें फेरस सल्फेट प्राप्त हो जा रहा है और कॉपर जो है हमें सॉलिड अवस्था में मिल जाता है। इससे संबंधित एक प्रश्न क्रमांक 12-13 बुक में दिया हुआ है, प्रयोग दिया हुआ है, जिसमें कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की कील को डुबाया जाता है तो कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का होता है, जैसे ही कील को डुबाया जाता है तो उस घोल का रंग जो होता है वो हल्का हरा हो जाता है। हल्का हरा क्यों हो जाता है? फेरस सल्फेट के कारण। और कील पर हमें भूरे रंग का कॉपर प्राप्त हो जाता है। ठीक ऐसी अभिक्रिया दूसरी है। जिंक जो होता है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। जिंक भी कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो आपने देखा, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया की ओर चलते। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब दो धातु के अलग अलग लवण को एग्जाम्पल की ओर भी लिए चलता हूं। यहां पर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये अलग अलग धातु के लवण है। जब दो धातु के अलग अलग लवण आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को, ये जो धातुएं होती है, एक दूसरे को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देते हैं और नए लवण का निर्माण करते हैं। आप देखेंगे यहाँ बेरियम सल्फेट हो गया है और सोडियम क्लोराइड बन गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम ने बेरियम को उसके लवण से विस्थापित कर दिया है। सोडियम ने बेरियम को उसके लवण से विस्थापित कर दिया है और सोडियम क्लोराइड बन गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि बेरियम सोडियम का स्थान ले लिया है और बेरियम सल्फेट बन रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। आप देखेंगे Ba जो होता है अर्थात बेरियम जो होता है ये 2+ आयन होता है। उसी प्रकार सोडियम जो होता है ये -2 आयन होता है। तो इनकी आपस में क्रिया होती है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों के आदान प्रदान होने से ये आपस में क्रिया करते हैं और नए लवण का निर्माण करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो इसकी दूसरी परिभाषा यह भी दी जा सकती है, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण भी सेम पहले उदाहरण की ही तरह है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर एक अभिक्रिया पढ़ने में आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्रिया करते हैं तो एक श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि उस एक्वेटिक घोल में, उस विलयन में घुलता नहीं है। तो ये जो अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होने की यह क्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हमने समझा। चलिए अब हम देखते हैं उपचयन अपचयन और उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। हमें रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना ज्यादा जरूरी है। पहले हम एक एक अभिक्रिया समझते हैं। उपचयन, इसे दो प्रकार से समझाया जा सकता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी के आधार पर। तो आप देखेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को आधार नहीं लिया है, हमारी 10th की बुक में मुख्यतः ऑक्सीजन पर फोकस किया गया है, अतः मैंने ऑक्सीजन को आधार लिया हुआ है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अर्थात जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभिकारक जो कार्बन है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और उत्पाद में हमें यह देखने को मिल रहा है कि कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ अर्थात कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसे ही हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा उदाहरण में आप देख सकते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसी को हम अपचयन में भी और उपचयन अपचयन में भी लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यह भी उपचयन अभिक्रिया है। अर्थात जब ऑक्सीजन जुड़ता है या वृद्धि होती है तो एक अभिकारक उपचयित होता है। ठीक अपचयन में क्या होता है, अपचयन में देखेंगे कि जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने वही कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का उदाहरण लिया हुआ है। कॉपर ऑक्साइड देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है उष्मा की उपस्थिति में, और क्या बन रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर टूट रहा है। आप ध्यान देंगे टूट गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अर्थात ये अपचयित हो रहा है। ऐसी अभिक्रिया जहां पर जब किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम चलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा होता है, अर्थात जब किसी एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है और दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी हो रही होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। ध्यान देंगे, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है उष्मा की उपस्थिति में, ताप की उपस्थिति में, और कहाँ में टूट रहा है, कॉपर और जल का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कॉपर ऑक्साइड में देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है और कॉपर तथा जल बना रहा है। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात ये यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात
यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, अर्थात उपचयन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देखेंगे आप, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है और कॉपर बना रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अर्थात यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और दूसरे में ऑक्सीजन की कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दे रखा है यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड, यहाँ जिंक बच रहा है उत्पाद में, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और कार्बन में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो ये दोनों ही रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। देखिए दोस्तों, आज हमने कौन कौन सी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। इसके पहले हमने विस्थापन, द्विविस्थापन, देन उसके पश्चात उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको ये सभी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।